नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 और 12 विषय जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर जो है 11th क्लास में ये चैप्टर नंबर है 14 और 12th क्लास में ये चैप्टर नंबर है 11 पादपों में श्वसन। इस चैप्टर में हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस की जितनी भी 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ थी वो हमने समझ ली। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक जो रहेगा आज का वो है ग्लाइकोलाइसिस का सार। तो पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस के सार के बारे में। तो टॉपिक जो है आज का वो है ग्लाइकोलाइसिस का सार। अब क्या सार है ग्लाइकोलाइसिस का, इसको समझिएगा। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया हमने पढ़ी है, जैव रासायनिक क्रिया, उनमें न तो कहीं पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है, न ही कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है सार में, तो वही आएगा इसमें पॉइंट कि ग्लाइकोलाइसिस में O2 व CO2 का निर्माण नहीं होता। O2 और CO2 का निर्माण नहीं होता है। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा इसमें कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस की जो जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें से 2 जैव रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती है जहां पर 4 ATP का निर्माण होता है। अब कौन कौन सी है, इसमें हमने देखा था कि जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से निर्माण होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक का, तो उसमें हमने देखा था 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक से जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक बनते हैं तब यहाँ पर जो है 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, इससे यहाँ पर निर्माण किया जाता है 2 ATP का। तो यहाँ पर 2 ATP के अणु बनते हैं। काइनेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम होता है। फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि जब 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल से निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का, किसका निर्माण होता है? पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तब यहाँ पर जो है पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर भी हमने देखा था कि 2 ADP से जो है 2 ATP का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ पर 2 अणु होते हैं, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के और 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के भी जो है कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। और यहाँ पर जो पायरुविक अम्ल जो है इसके कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। तो ये दोनों जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनमें 2 और 2 टोटल कितने बन गए? 4 ATP बन गए। ठीक है ना। तो ये जो 4 ATP बने हैं, इन 4 ATP में से 2 ATP का उपयोग जो है फास्फोरिलीकरण के चरणों में जो है उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ये ATP हो गए और 2 ये ATP हो गए। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 4 ATP। तो इन दोनों चरणों में बने कितने ATP? 4 ATP बने। कितने ATP बने? 4 ATP बने। अब जो फास्फोरिलीकरण के 2 चरणों में 2 ATP का उपयोग हो जाता है। कितने ATP का उपयोग हो जाता है? 2 ATP का उपयोग हो जाता है। अब कैसे हो जाता है 2 ATP का उपयोग? आपने देखा होगा कि जब ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज
6 फॉस्फेट बनता है तब यहाँ पर जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो एटीपी जो होता है उस एटीपी का विघटन होता है और एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और चरण होता है जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है ना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। यहाँ पर भी हमने देखा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से निर्माण होता है किसका, एडीपी का और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। तो यहाँ पर एक एटीपी ये और एक एटीपी ये, तो 2 एटीपी का क्या हो गया उपयोग। तो कितने एटीपी का उपयोग हुआ इसमें, 2 एटीपी का क्या हो गया उपयोग हो गया। तो 4 में से 2 एटीपी का उपयोग हो गया तो शुद्ध लाभ कितना हुआ, शुद्ध लाभ हुआ 2 एटीपी का। तो जो शुद्ध लाभ होगा वो शुद्ध लाभ होगा कितना, 2 एटीपी का। कितने एटीपी का, 2 एटीपी का। ठीक है, तो इसके बाद में हमने देखा था एक जैव रासायनिक क्रिया ऐसी हमने देखी थी ग्लाइकोलाइसिस में, जहाँ पर NADH2 का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो कहाँ होता है वो आप देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है ना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से बनता है क्या, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बनता है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। तब यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज फॉस्फोग्लिसरिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या देखा हमने कि 2NADH से निर्माण होता है 2NADH2 का। ठीक है, और यहाँ पर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के भी कितने अणु बनते हैं, 2 ही अणु बनते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि 2NADH2 बने, और ये 2NADH2 जो होते हैं ये एक NADH2 बराबर होता है 3 ATP के, तो 2NADH2 ये बराबर होंगे कितने, 6 ATP के। तो यहाँ पर 2NADH2 जो होते हैं इससे जो है 6 ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है, 6 ATP का निर्माण होता है। तो इस तरीके से शुद्ध लाभ हुआ था हमें 2 ATP का। और ETS में यहाँ पर NADH2 जो है 2 NADH2 से बन गए कितने, 6 ATP। तो 6 और 2 टोटल हो गए कितने, 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जो ATP के जो अणु बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 ATP। तो इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल जो ATP बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 ATP बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 ATP बनेंगे। और अंत में आपको पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का जो एक अणु होता है उससे पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में अंत में हमने ये देखा था कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का होता है कितना अणु, 1 अणु। और ग्लूकोज के एक अणु से अंत में जाकर के निर्माण होता है किसका, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। तो ये है ग्लाइकोलाइसिस का सार। तो ग्लाइकोलाइसिस के सार में हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस में O2 व CO2 का निर्माण नहीं होता।
फिर हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में दो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं। और वो जैव रासायनिक क्रियाएं कौन सी है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से निर्माण हुआ 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल का। दो अणु थे इन दोनों के ही, और ये जो क्रिया होती है फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है कि 2 एडीपी से बनते हैं 2 एटीपी। फिर यहाँ पर 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल से निर्माण हुआ पायरुविक अम्ल का एंजाइम जो है वो है पायरुविक काइनेज एंजाइम। इसमें भी 2 एडीपी से निर्माण होता है कितना, 2 एटीपी का। तो 2 और 2 एटीपी टोटल कितने हो गए, 4 एटीपी। तो ये 4 एटीपी बन गए। फिर इसके बाद में ये कहा गया कि फास्फोरिलीकरण के 2 चरणों में या 2 जैव रासायनिक क्रियाओं में 2 एटीपी का क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। अब कहाँ पर हो जाता है, जैसे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तब एटीपी का विघटन होता है और एडीपी का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनता है तब यहाँ पर भी एटीपी का उपयोग किया जाता है। इसका विघटन होगा एटीपी का और एडीपी का निर्माण होगा। तो 1 और 1 ये 2 एटीपी हो गई, तो 2 एटीपी का क्या हो गया, उपयोग हो गया। तो 4 में से जब 2 एटीपी का उपयोग हो गया तो शुद्ध लाभ हमें कितना मिला, 2 एटीपी का मिला शुद्ध लाभ। फिर एक जैव रासायनिक क्रिया ऐसी होती है जहां पर NADH2 बनते हैं, कितने, 2, और एक NADH2 बराबर होता है 3 एटीपी के, तो 2 NADH2 कितने एटीपी के बराबर होंगे, 6 एटीपी के बराबर होंगे। और वो जैव रासायनिक क्रिया क्या है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से बनता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। ठीक है ना। ये क्रिया जो है फास्फोग्लिसरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है और यहाँ पर 2 NADH से 2 NADH2 बन जाते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक NADH2 बराबर होता है 3 एटीपी के, तो 2 NADH2 कितने एटीपी के बराबर हो जाएगा, 6 एटीपी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 एटीपी का निर्माण हो गया। तो ये 6 एटीपी और ये शुद्ध लाभ जो मिला था 2 एटीपी का, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाएंगे कितने, 8 एटीपी। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने एटीपी बनते हैं, 8 एटीपी बनते हैं। और अंत में हमने देखा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस में अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला अणु, जबकि जो पायरुविक अम्ल होता है ये 3 कार्बन वाला अणु होता है। नोट कर लीजिए आप इसको। ग्लाइकोलाइसिस के सार के बाद में अगला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पायरुविक अम्ल का भविष्य, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। तो इसमें पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए पायरुविक अम्ल ऑक्सीश्वसन में प्रवेश करता है, ऑक्सीश्वसन का तात्पर्य जिसमें ऑक्सीजन क्या होगी, उपस्थित होगी, तब वहाँ पर हम देखते हैं कि जो उत्पाद बनेगी अंतिम वो है CO2, जल और उच्च ऊर्जा। अगर मान लीजिए पायरुविक अम्ल अवायवीय श्वसन में प्रवेश कर जाता है जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तब उस परिस्थिति में जो उत्पाद बनते हैं वो होंगे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और निम्न ऊर्जा बनेगी। या फिर हो सकता है कि अल्कोहल ना बनकर के कोई कार्बनिक अम्ल बन सकता है, जैसे लैक्टिक अम्ल बन सकता है, एसिटिक अम्ल बन सकता है, ब्यूटाइरिक अम्ल बन सकता है। ठीक है। और साथ में CO2 और निम्न ऊर्जा, या फिर पायरुविक अम्ल के विघटन से जो है अमीनो अम्ल जैसे एलेनिन आदि का निर्माण हो सकता है। तो ये है पायरुविक अम्ल का भविष्य। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो है पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। वायवीय ऑक्सीकरण यानी कि वायवीय श्वसन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पायरुविक अम्ल जो है, इस पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं, ये आपको पता है। ठीक है। अब इसमें जो है सहकारक जिसको कहा जाता है को एंजाइम ए, सह एंजाइम ए कहा जाता है, वो पायरुविक अम्ल के साथ में जुड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद बनता है एसिटिल को एंजाइम ए,
और साथ में 2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, डीहाइड्रोजिनेज, जिसको कहा जाता है पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज, इस पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो NAD होता है उस NAD से बनता है NADH2। क्या बनेगा? NADH से बनेगा NADH2, ये बन गया। फिर इसके साथ में आप देखोगे कि इस क्रिया में जो सहकारक जो होते हैं वो भाग लेते हैं, जिसमें से एक सहकारक तो हो गया है ये सह एंजाइम है, जिसको को एंजाइम ए कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ये NADH हो जाएगा। अब इसके अलावा इसमें जो भाग लेने वाले, ठीक है ना, जो सहकारक हैं वो है एक तो Mg2+, एक है थाइमीन पायरोफॉस्फेट और एक हो जाएगा लिपोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? लिपोइक अम्ल। और इस तरीके से आप देखोगे कि पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और निर्माण होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का। ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो बनता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ता है किसके साथ में? क्रेब्स चक्र के साथ में। किसके साथ में? क्रेब्स चक्र के साथ में। इस वजह से ये जो पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है योजक क्रिया, लिंक रिएक्शन कहा जाता है, या प्रवेश क्रिया, गेटवे रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम फिर से इस पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण के बारे में समझ रहे हैं। हमने क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है, उस क्रिया में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। तो यहाँ पे बन गया पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल के कितने अणु बन गए? 2 अणु बन गए। ये 2 अणु हैं, ठीक है ना, और यहीं पे 2 अणु बनेंगे किसके? एसिटिल कोएंजाइम ए के। अब ये पायरुविक अम्ल जो होता है, ये पायरुविक अम्ल प्रवेश कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन किस में प्रवेश कर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि जो वायवीय जो शोषण होता है, ये वायवीय शोषण की जितनी क्रियाएं होती है वो किस में होती है? वो क्रियाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस वजह से पायरुविक अम्ल प्रवेश कर गया किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर गया। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है पायरुविक अम्ल, तभी श्वसन का जो है दूसरा चरण प्रारंभ होता है, ठीक है ना। श्वसन का जो है कौन सा चरण? दूसरा चरण जो होता है वो क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। अब हमें पता है कि जो पायरुविक अम्ल जो होता है, इस पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो पायरुविक अम्ल में जो कार्बन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 कार्बन। अब इन 3 कार्बन में से एक कार्बन का, कितने कार्बन का? एक कार्बन जो होता है वो CO2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। एक कार्बन किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा? CO2 में जो है क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। और इस प्रकार से पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन में से एक कार्बन का CO2 में ऑक्सीकृत होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव। क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, हम क्या समझ रहे हैं इसमें? हमें ये पता है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के कितने अणु से? ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल जो होता है जब वायवीय श्वसन में प्रवेश करेगा तो इसका मतलब है ये किस में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही पायरुविक अम्ल का प्रवेश होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वायवीय श्वसन का दूसरा चरण जो है वो प्रारंभ हो जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन में से एक कार्बन जो है CO2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा और इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है
और एक कार्बन जो होता है वो CO2 के रूप में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या देखा कि जो पायरुविक अम्ल जो होता है वो पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत होने से क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम A बनेगा। और इस क्रिया के लिए 5 जो है सहकारक भाग लेते हैं। वो 5 सहकारक कौन कौन से, एक तो हो जाएगा ये कोएंजाइम A पहला, दूसरा हो जाएगा NADH, तीसरा हो जाएगा Mg2+, चौथा सहकारक हो जाएगा थायमीन पायरोफॉस्फेट, और 5वां सहकारक हो जाएगा लिपोइक अम्ल। और इस तरह से एसिटिल कोएंजाइम A का निर्माण हो जाता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निर्मित होते हैं। और यहाँ पर जो उत्पाद बनता है एसिटिल कोएंजाइम A, ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस, कौन सी क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है उसको किसके साथ में जोड़ता है, उसको जोड़ता है क्रेब्स चक्र के साथ में। किसके साथ में, क्रेब्स चक्र के साथ में जोड़ता है कौन, एसिटिल कोएंजाइम A। और इस वजह से ये जो क्रिया हम पढ़ रहे हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, योजक क्रिया। क्या कहते हैं इसको, योजक क्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम A ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र के साथ में जोड़ता है, इस वजह से इसको क्या कहा, योजक क्रिया कहा, या फिर इसको कहा जाता है प्रवेश क्रिया। क्या कहा जाता है इसको, प्रवेश क्रिया कहा जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा।